पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आज हम बात करेंगे एलनाबाद की, क्योंकि एलनाबाद के उपचुनाव में इनेलो ने बाजी मार ली है। आखिरकार इस चुनाव की बात की जाए तो इस चुनाव में एक लंबे समय से बात की जा रही थी कि ये अभय चौटाला का गढ़ है। लंबे समय से इनेलो का ही इसमें हर बार परचम फहराया है। एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को लेकर जो ये सीट खाली हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद उपचुनाव कराए गए थे। एक लंबे वक्त से ये हो रहा था कि जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो 6 महीने के दरमियान नियम के मुताबिक चुनाव हो जाने थे, लेकिन कोरोना की वजह से जो चुनाव नहीं हो पाए थे, चुनाव आयोग ने तारीखें तय की। 30 अक्टूबर की तारीख तय की गई। आज नतीजे आए। रुझानों में आपको बता दें कि पूरी तरह से अभय सिंह चौटाला जीत चुके हैं। एक बार फिर से एलनाबाद की सीट पर कब्जा हो चुका है अभय चौटाला का, इनेलो का। हालांकि बात की जाए तो बीजेपी ने भी अच्छी खासी जीत की बात की जाए तो मार्जिन ज्यादा नहीं रहा, लेकिन बीजेपी के गोविंद कांडा दूसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं पवन बेनीवाल की बात की जाए तो वो इस रेस में नजर नहीं आए। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार जीत को किस नजरिए से देखा जाए। किसानों का जो एक मुद्दा लेकर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था विधानसभा से एलनाबाद की, वो कहीं ना कहीं अब कारगर होता नजर आया। इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ शंभू भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामपाल बुधवार राजनीतिक विश्लेषक हैं, धर्मपाल धनखड़ जी हैं हमारे साथ। सभी को स्वागत है खबर फास्ट पे। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। और सबसे पहले शंभू भारद्वाज जी, जिस तरीके से एक लंबे समय से जी जिस तरीके से एक लंबे समय से कहा जाता था कि इनेलो का गढ़ रहा है एलनाबाद, और सिरसा जिले की सीट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसने वो साबित कर दिया, इनेलो ने, अभय चौटाला ने साबित कर दिया कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिस वादे के साथ कांग्रेस, जिस तरह किसानों का जो था वो उन्होंने साथ दिया था, सीट को खाली किया था, एक बार फिर से जनता ने भरोसा दिलाया, किसानों ने भरोसा दिलाया, और बीजेपी जेजेपी गठबंधन पूरी तरह फेल हो गया। देखिए, इसको इस रूप में नहीं देखा जा सकता है कि ये निश्चित रूप से एलनाबाद जो सीट है वो चौटाला परिवार का रहा है और लंबे समय से वहाँ पे वो चुनाव जीतते रहे हैं, तो उनका वहाँ पे विश्वास बना हुआ था। इस्तीफा देते वक्त भी उनका वहाँ विश्वास बना हुआ था और इसी भरोसे पे उन्होंने इस्तीफा दिया था जी। तो जनता ने उनके भरोसे को कायम रखा और इस चुनाव में जीत उनको मिली है। तो इस जीत से निश्चित रूप से ये है कि वो सीट जो पारंपरिक सीट है वो उनके पास अभी भी है और वहाँ पे अपना जो उनका गढ़ है वो गढ़ बरकरार है। इसको इस रूप में आप देखिए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के तौर पर बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेट ने अभी फाइट दी है और जीत का जो मार्जिन है, पिछले बहुत सारे विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे तो उसके बाद से ये अब तक के सबसे कम मार्जिन वाले जीत है उनके लिए, इस परिवार के लिए। तो उनके लिए एक तरह की खतरे की घंटी है कि ये जो चुनाव है वो चुनाव इसको आप आगे जो विपक्ष है वो देखेगा इसको कि इस परिवार के गढ़ को अगर हमें चुनौती देनी है तो बहुत मार्जिन कम है और वो थोड़ा अगर जोर लगाएंगे तो हो सकता है कि कभी आने वाले समय में चुनौती दे दे, गढ़ को तोड़ दे। तो दोनों ही दल के लिए एक संकेत है, इनेलो के लिए संकेत ये है कि आपको देखना होगा कि जीत की मार्जिन लगातार कम क्यों है और इसको कैसे काउंटर करेंगे। वो वहाँ का डेवलपमेंट बड़ा इशू है। एलनाबाद में चौटाला परिवार के इतने लंबे समय से विधायकी रहने के बावजूद भी क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बहुत सारे चीजों में अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जनप्रतिनिधि के तौर पे आप अच्छे से काम नहीं करते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वो संकेत है। और जो इस कैंडिडेट के प्रति या इस दल के प्रति जो विरोध है वो भी विपक्ष के जो भी दल है, अभी खास करके बीजेपी और जेजेपी के जो अभी आप देखेंगे सेकंड नंबर पे कैंडिडेट है, तो उनके वोट अगर लगातार बढ़े हैं इलेक्शन दल चुनाव दर चुनाव, तो उसका मैसेज ये है कि वहाँ पे जो गढ़ है वो कहीं न कहीं दरक रहा है धीरे धीरे
और एक समय आएगा कि ये गढ़ खत्म हो जाएगा और उसमें अल्टीमेटली जनता को विकास चाहिए होता है, जनता को काम चाहिए होता है। जी। वो केवल परिवार के बदौलत या परिवार के भरोसे उनका काम नहीं चलता है। क्षेत्र में बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, एजुकेशन की स्थिति जो है उसको आप देखेंगे तो ये तमाम सारी चीजें होती है जहाँ की जनता को चाहिए होता है। और वो जब देखते हैं कि अरे एक तो हम लगातार वोट दे रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे चीजें काम नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें एक असंतोष पनपता है। और उस तरह के असंतोष आपको ये चुनाव में दिखाई देता है कि आप जो मार्जिन है वो आप इस बार देखेंगे, बिल्कुल, देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शंभू जी जिस तरीके से बता रहे थे, रामपाल बुधवार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि इनेलो की जो जिस तरीके से सर ने एक बात कही थी कि रिएक्शन ये है कि उनको कहीं ना कहीं भेदने में थोड़ी सी तकलीफ हुई है क्योंकि मार्जिन ज़्यादा नहीं रहा। क्या मानते हैं आप सर कि क्या आने वाले समय में बीजेपी जेजेपी का कब्जा हो सकता है क्योंकि ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा है? इनेलो को अपनी ज़मीन को और मजबूत करने की ज़रूरत होगी आने वाले समय में। देखिए, एक तो इनका जो आत्मविश्वास था जी। इनेलो का, वो कहीं ना कहीं इनको परेशान कर गया। जैसे प्रचार के दौरान अभी जी कहते थे कि मैं प्रचार करने नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो बुला रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के पास जा रहा हूँ, इलेक्शन तो मैं जीत चुका हूँ। तो एक तो सीधी है, जो राजनीतिक दल है उनके सोचना होगा, खासकर जो आज की छोटी किसान आंदोलन की बात बनी हुई है कि भी जनता जो है वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से नकार चुकी है जनता। इसके लिए राजनीतिक दलों को संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरी, जहाँ बीजेपी ये मानकर चल रही है कि हम विकास के नाम पर जनता से वोट मांग लेंगे और में जनता जो है वो सत्ता देती रहेगी, तो बीजेपी को भी ये सोचना पड़ेगा कि आपकी जो विकास की जो विचारधारा है, जो धारणा है, वो कागजों में ज्यादा है और हकीकत में बहुत कम है। तो इसके बारे में बीजेपी को भी और जेजेपी को भी यदि अपना गठबंधन आगे चलाना है और इस सरकार को 2024 तक ठीक ठाक लेकर जाना है, तो उनको पक्की बात है कि भी अपना कोई न कोई ऐसा स्टैंड करना पड़ेगा कि जनता में विश्वास बढ़े कि हाँ, हम वास्तव में लोगों की भलाई के लिए कार्य करने लग रहे हैं। उसके लिए जैसे कि हमारे बताया इन्होंने कि भाई अब बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है हमारे यहाँ, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। हरियाणा की कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ खाद की समस्या बनी हुई है, उधर से धान की खरीद की समस्या बनी हुई है, तो इनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। आप केवल किसी एक आधार को मानकर कि भी ये किसान आंदोलन है, ये चलो जो भी इनको नाम दिया जाएगा या मुट्ठी भर लोग हैं, ये जैसे भी हैं, किसी प्रकार के हो, बीजेपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके प्रदेश के हैं, चाहे वो संख्या में 10 हो, चाहे वो 100 है, लेकिन आप उनको इतनी आसान से नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार पार्टियों को भी ये महसूस करना पड़ेगा कि केवल किसान के मुद्दे के ऊपर आप जो है सत्ता में नहीं आ सकते हो। तो खासकर ये मानकर चल रहे हैं कि जेजेपी बीजेपी का पूरे हरियाणा में विरोध हो रहा है, तो जनता अपने आप ही बीजेपी को काट कर फेंक दे। मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा जरूर से ज्यादा इनकी सोच है, क्योंकि अकेली जनता कभी भी किसी एक मुद्दे पर सरकार को ना तो गिरा सकती है और ना ही उठा सकती है। हाँ, अभय जी को भी ये महसूस करना चाहिए कि इनेलो पार्टी का यदि जनाधार बढ़ाना है तो उनका जो मार्जिन घटा उसका कारण क्या रहा है, उसका मूल कारण 3 कारणों से जो है जनता ने उनको जो है लगभग 7,000 तक सीमित कर दिया है मार्जिन के अंदर, जबकि वो 15-20 हजार जो नॉर्मली कई पिछली बार जीत गए थे। और गोपाल कांडा की भाई की जैसे भी ये मान लो कि जेजेपी बीजेपी को एक आधार मिल गया है कि वो कह सकते हैं कि हमारे कार्यों पर जो एक प्रकार से जनता ने समर्थन किया, विरोध नहीं कर देंगे। तो ये चीजें सारी इसके अंदर अब चलती रहेंगी। जी, तो ये एक सही बात आपने कही है कि जिस तरीके से विकास के नाम पर ही राजनीति की जाती है, तो बीजेपी जिस तरीके से विकास की बात कर रही है वो कहीं ना कहीं इनेलो को भी उस पर ध्यान देना होगा। और बीजेपी को पूरी तरह से एक चुनौती का सामना भी करना पड़ा क्योंकि मार्जिन कम है, केवल कहने मात्र से ही चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इस बीच हमारे साथ धर्मपाल धनखड़ जी भी हैं मौजूद। मेरा सवाल उनसे आपसे ये है सर कि हॉर्स ट्रेडिंग के भी आरोप लगे थे। अभय चौटाला ने कहा था कि तमाम बीजेपी जेजेपी गठबंधन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है इस चुनाव में, उसको सर किस नज़र से देखें? ठीक है, धर्मपाल धनखड़ जी के पास जाऊंगा। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रवीण अत्रे, फोन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा। सर, एलनाबाद का चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी दूसरे नंबर पर किला भेदने में असफल हो गई।
नहीं, देखिए, आप इसको ये तो परिणाम को देखते हुए ये बात कह सकते हैं, लेकिन अगर आप परिणाम का विश्लेषण करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें लगभग 30% मत प्राप्त हुए थे, लेकिन आज जो परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी को 40% से ज्यादा मत प्राप्त हुए। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने से रोकने की कोशिश हुई आईएनएलडी के वर्कर्स के द्वारा, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने की कोशिश हुई किसानों के भेष में आईएनएलडी के वर्कर्स के द्वारा, उसके बावजूद इलाहाबाद की जनता ने पहले से ज्यादा बढ़ा के मत दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बात एक स्पष्ट इशारा है जनता की तरफ से कि जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति के ऊपर मोहर लगा रही है। ठीक है, अभय चौटाला जी ने प्रवीण जी आपसे कहना चाहूंगा, अभय चौटाला जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए, मैं उस चुनाव में लगातार इलाहाबाद में रहा। जहां तक आरोप की बात है, ये विपक्षियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, ये चुनावी राजनीति का हिस्सा है जी। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस तरह की जानकारी चुनाव के दौरान भी आई जी कि अभय सिंह चौटाला के कार्यकर्ताओं ने, अभय सिंह चौटाला की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो सामान्य मतदाता है उसके अंदर भी भय पैदा करने की कोशिश की, उसको डराने की कोशिश की। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस वायरल हुए कि कुछ लोग जो आईएनएलडी के कार्यकर्ता है लेकिन किसान का भेष धारण करके, किसान का चोला पहन के उन्होंने आम मतदाता के अंदर भय पैदा करने की कोशिश की। तो जहां तक आरोप की बात है, इस तरह के आरोप तो स्वाभाविक है, क्योंकि जहां आईएनएलडी ये दावे कर रही थी कि वो जमानत जब्त करवा देंगे, वो इस तरह की बातें करते थे। आप देखिए, एक तरफा चुनाव होगा, लेकिन जब चुनाव हुआ और नतीजे आए तो आपने भी देखा कि जिस तरह की नजदीकी लड़ाई रही, जिस तरह से इलाहाबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार को अपना मत दिया, उससे जो वो उनके दावे थे वो सारे हवाई हो गए। आप किसान के देखो, आपने भी देखा होगा, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, जो लगातार इस आंदोलन के अंदर सक्रिय है, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आके इशारा किया कांग्रेस को वोट डाल दो, लेकिन इलाहाबाद की जनता ने कांग्रेस की जमानत जब्त करवा दी। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि अभय सिंह चौटाला के थैले को सवाया कर दो, लेकिन वो सवाया करने की जगह उसमें से आधा गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के परिणाम ने उन सभी ताकतों को, जो ताकतें विकास की रफ्तार को किसी तरह से प्रभावित करना चाहती थी, उनको भी एक सबक दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रामपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसे ये कह रहे थे 2019 में हमें 30% वोट मिली थी, उस वक्त बीजेपी अकेला लड़ा था और जेजेपी साथ में नहीं थी जी। अगर जेजेपी और बीजेपी दोनों को मिलाकर देखोगे कितनी परसेंट वोट जो है बन जाती है। मैं ये कह रहा था उनको बिल्कुल, ये बड़ा जो कैंडिडेट थे वो दोनों के साझे कैंडिडेट थे ना, कि अकेला कैंडिडेट बीजेपी का नहीं था। बिल्कुल सही बात है। शंभू भद्रा जी, एक मेरा आपसे लास्ट सवाल यही है कि कांग्रेस की जमानत पूरी तरह से जब्त हो गई, बीजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस में आए पवन बेनीवाल, पहले बीजेपी में गए थे, दोनों बार वो वहाँ सफल नहीं हो पाए, सीट के लिए लड़े और बीजेपी की तरफ से लड़े चुनाव, वहाँ भी सफल नहीं हो पाए, हार गए। एक बार फिर से आए कांग्रेस में, अब जमानत जब्त। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? कांग्रेस का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर प्रदेश में? देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस को फाइट करनी चाहिए थी, कांग्रेस ने मिल के फाइट नहीं की है। ये तो आपको दिखता है कि आप देखिए कि जब रोहतक साइड में कहीं चुनाव होते हैं, जैसे आपने सोनीपत में बड़ौदा का चुनाव देखा होगा जी। तो वहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक एक गांव, एक एक लोगों मतलब जा करके संपर्क किया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से केवल प्रेजेंस था, उस तरह से हर घर जा करके दस्तक देने की बात थी। जिस तरह से विपक्ष में कांग्रेस थी और कांग्रेस को एक मजबूत जनाधार चाहिए उस क्षेत्र में, तो उस हिसाब से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा ही नहीं। हर एक जनता के पास, हर परिवार के पास जाकर के इस तरह से संपर्क ही नहीं किया, जबकि पूरे प्रदेश में एक ही चुनाव थे। ये नहीं कि नेता बटे हुए थे या और चुनाव हो जहाँ पर कि
नेता बीजी हो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, केवल एक उपचुनाव थे। और इसमें अगर जिस तरह से कांग्रेस खुद को मानती है कि आने वाले चुनाव में जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस की सरकार बन सकती है प्रदेश में, ये जब कांग्रेस नेताओं को लगता है तो उस एस्पिरेंट को देखते हुए इस इलाहाबाद चुनाव में उनको पूरे ताकत झोंकने की जरूरत थी, जहां से कि उनको एक उस क्षेत्र में और वहां से शुरू होकर के जीटी रोड तक में उनको एक मैसेज देता कि देखिए हम इस वक्त, और जिस तरह से कांग्रेस ने दावा शुरू से किया है कि किसानों के साथ हैं, किसानों के मुद्दों के साथ है, 3 कृषि कानूनों को लेकर के कांग्रेस नेता के लगातार बयान आते रहते हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये चुनाव अगर फाइटिंग मोड में होती और कांग्रेस अच्छे वोट से वहां पे ले पाती, तो अगर जीतती कांग्रेस उसको हराने में सफल होती तो एक प्रदेश में मैसेज जाता कि कांग्रेस जो है तो स्ट्रांग हो रही है और आने वाले वक्त में कांग्रेस एक बड़ा दावेदार बन सकती है। लेकिन ये चुनाव तो इस तरह से उन्होंने छोड़ दिया या इस तरह से उन्होंने जाने दिया अपने अंदरूनी कला में। यहाँ पे कांग्रेस नहीं दिखी, शैलजा बनाम हुड्डा दिख रहे थे। हुड्डा जी का उतना कोई वहाँ पे योगदान उस तरह से नहीं था और कुमारी शैलजा को छोड़ दिया गया था। शैलजा का जनाधार का क्या है नहीं है वो इस चुनाव में दिख रहा है। तो कहने का सेंस कि आने वाले वक्त के लिए कांग्रेस ने अपनी जमीन तैयार नहीं की है जी। और अब प्रदेश में जो विपक्ष का जो झंडा है वो निश्चित रूप से इनेलो और कांग्रेस के बीच में एक फाइटिंग मोड में चलती रहेगी। वो दावा करेंगे कि हम असली विपक्ष है या असली दावेदार है आने वाले वक्त में बीजेपी को फाइट करने के लिए या फिर कांग्रेस। तो ये दोनों मैसेज जो ये चुनाव दे सकती थी कांग्रेस, वो दिया नहीं मेरे नजर से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस जिस तरीके से लड़ सकती थी उस तरीके से उसने फाइट नहीं किया, जमीन पर चीजों को लेकर नहीं चली, सिर्फ ऊपर बयानबाजी चलती रही। शंभू भद्रा जी और रामपाल बुधवार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, एक लंबे समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। हमारे साथ अब धर्मपाल धनखड़ जी इस चर्चा में शामिल हैं, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे हिमाचल उपचुनाव की भी, क्योंकि फतेहपुर विधानसभा, अर्की विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भी पूरी तरह से 3 विधानसभा क्षेत्रों में सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा मंडी की लोकसभा सीट पर भी और 3 विधानसभा क्षेत्रों पर भी, जुब्बल कोटखाई में भी, और जमान भी बीजेपी की जब्त हो गई। सर, धर्मपाल जी आपके पास आना चाहूँगा और एक सवाल मेरा ये है कि क्या कांग्रेस देखा जाए तो अब कमबैक कर रही है हिमाचल में, और एलनाबाद की बात की जाए तो एलनाबाद में बीजेपी इनेलो को टक्कर दे रही है। रणनीति ज़मीनी स्तर पर जनता का अगर दोनों प्रदेशों की बात की जाए तो क्या ज़मीनी स्तर पर देख पा रहे हैं? पहले एलनाबाद का रिएक्शन लेना चाहूँगा सर आपसे। देखिए, एलनाबाद में चुनाव जो है कांग्रेस ने जो है एक तरह से चुनाव लड़ाई नहीं जी। मैं ये मान के चलता हूँ कांग्रेस ने कोई ताकत नहीं लगाई पूरा इलेक्शन कैंपेन के दौरान। कहीं कुछ कांग्रेस के बड़े नेता भी नजर नहीं आए और कार्यकर्ता भी, बहुत कार्यकर्ताओं में किसी तरह का जोश देखने को नहीं मिला। तो यहाँ कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो लगातार वर्कर सामने आई। किस तरह से कांग्रेस जो है वो गुटों में बटी हुई है जी। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस से उम्मीद नहीं थी कि वो कोई खास करिश्मा इस चुनाव में कर पाए। पूरा चुनाव जो इलाहाबाद का है वो बीजेपी और इनेलो के बीच केंद्रित होकर रह गया। दोनों पार्टियों ने वोटों का ध्रुवीकरण किया, एक तरह से अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और दोनों ही पार्टियों ने जो है वो पूरा जोर लगा करके चुनाव लड़ा। जहाँ तक बात है बीजेपी की बढ़त की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जो वोट कम हुआ वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ, बिल्कुल। लेकिन इनेलो का वोट जो है वो कहीं गया नहीं है। इनेलो अपने घर से, अपने वोटर से उनका पूरा कब्जा है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ और यहाँ एक जेजेपी और बीजेपी सरकार के लिए इसे खतरे की घंटी भी बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले जो है वो बड़ौदा का चुनाव हुआ था और अब ये चुनाव हुआ है। दोनों ही चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी को
अपनी कार्य प्रणाली में बीजेपी और जेजेपी वास्तव में धरातल पर काम करने की जरूरत है पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो नीतियां हैं, जो घोषणाएं करते हैं, जो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जी जी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को। बिल्कुल वो केवल ताकि हवाई घोषणाएं होती जा रही हैं, धरातल पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल धरातल पे। बीजेपी कैंडिडेट की वोट पड़ने का कारण एक और भी है जी क्योंकि देवीलाल परिवार का गढ़ रहा है बिल्कुल इलाहाबाद। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में देवीलाल परिवार का एक आधे से ज्यादा हिस्सा मैं कहूँगा वो बीजेपी के साथ था, यानी एक तरह से जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था। तो उन्होंने जी जान से लड़ाई लड़ी है, चाहे वो रणजीत चौटाला हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, अजय चौटाला हो। उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार किया है और आपको देखने में भी आया होगा कि हल्के में जहाँ बीजेपी उम्मीदवार या बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा था, कोई जेजेपी के नेताओं का कोई खास विरोध नहीं हो रहा था। बिल्कुल तो एक बिल्कुल तरह से मैं ये मान के करता हूँ जी कि जो कंट्रीब्यूशन है अकेले बीजेपी का नहीं है। और पिछला जो 2019 का चुनाव हुआ था जी वो जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ऐसी दोनों का प्लस जो है वो कोई बहुत बड़ी जीत में उसको नहीं कहूँगा। जैसे कि अभी मेरे वक्ता को कह रहे थे कि बहुत बड़ी भूमि तैयार हो गई है, इनेलो का गढ़ जो है रखना शुरू हो गया है। अगर एक तरह से हम देखें तो जिस तरह से गोविंद कांडा को दूसरी पार्टी से लाकर के टिकट दिया गया और क्योंकि इसका सीधा सा मतलब था कि बीजेपी के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था जिसे वो उतार सके तो इलेक्शन में जी अपनी। ये एक सवाल है, बिल्कुल 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 धर्मपाल जी, एक सवाल है। धीरेन्द्र अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए, खबर फास्ट के लिए। और सर धीरेन्द्र जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि इनेलो के गढ़ की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, पवन बेनीवाल की जमानत जब्त हो गई, बीजेपी के गोविंद कांडा की बात कर लेते हैं। गोविंद कांडा दूसरे नंबर पर रहे हैं बीजेपी के। गोविंद कांडा, पहला सवाल ये सर कि गोविंद कांडा का जो जीत का मार्जिन अभी बता रहे थे, प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़े थे प्रवक्ता बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो अभय चौटाला ने लगाया कि इस चुनाव के दौरान किया गया, वो हमने नहीं किया, हमने मजबूत किया, जनता परिवर्तन देख रही है प्रदेश में। क्या वाकई में आप भी मानते हैं कि जनता परिवर्तन देख रही है और इस वजह से मार्जिन में थोड़ा सा अंतर देखने को मिला है इस चुनाव में, उपचुनाव में? देखो, ये चुनाव पूरी तरीके से पोलराइज हो गया था जी। कांग्रेस के सपोर्टरों ने भी भाजपा को रोकने के लिए अभय चौटाला को वोट दिया इस बार। तो मैं इस चुनाव को कई नजरिए से देखता हूं जी। हारे बाई इलेक्शन में एक पहलू उसका वो है। दूसरा पहलू ये है कि ये अभय चौटाला के लिए जीने मरने का चुनाव था, बिल्कुल, जिसमें वो कामयाब हुए हैं। तीसरा पहलू ये है कि अगर इतने वोट गोविंद कांडा को मिले हैं तो इसमें कांडा परिवार का अपना जो समर्थन है और जो ताकत वहां उन्होंने लगाई है, जैसी खबरें थी कि मतदान के 1 या 2 दिन पहले जिस तरीके से होता है आमतौर पर चुनाव में राजनीतिक दल करते हैं, कुछ पैसे और कुछ दूसरी चीजों की खबरें आई चारों तरफ से, तो वो कांडा परिवार ने सारा मैनेजमेंट किया है। तो मैं इतने वोट मिलने के पीछे कांडा परिवार का समर्थन और उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रेटजी, उनका पैसा, ये सब मानता हूं। बिल्कुल आपने जी 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 जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा को निसंदेह सोचना पड़ेगा 2024 की लड़ाई के लिए नए तरीके से उसको रणनीति बनानी होगी। दुष्यंत चौटाला के लिए चिंता की बात है ये। अभय चौटाला का विधानसभा में फिर आना, वो खतरा उनके ऊपर लगातार मंडरा रहा है कि 2019 विधानसभा चुनाव में जो देवीलाल परिवार का कोर वोटर उनकी तरफ गया था, वो कहीं अभय चौटाला की तरफ ना खिसक जाए अगले चुनाव में। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि 2024 के चुनाव में अलग तरीके की चौसर सजेगी, अलग तरीके की मोहरे होंगे और अलग तरीके की रणनीतियां नजर आएंगी अब। तो बिल्कुल सही बात है, रणनीतियां अलग तरीके की नजर आए, यही जनता भी देखना चाहती है, जनता भी बदलाव चाह रही है। एक सवाल यहाँ पर सर ये है कि बीजेपी के ने गोविंद कांडा को ही चुना, इसकी खास वजह क्या बीजेपी के पास इलाहाबाद के लिए कोई और विकल्प नहीं था? गोविंद कांडा को चुनने के पीछे क्या वजह रही?
निसंदेह कोई मजबूत विकल्प भाजपा के पास नहीं था जी। ये सवाल है बीजेपी पर कि एक कैडर आधारित पार्टी, उसके पास अपना कोई विकल्प नहीं था। कांडा से बेहतर उम्मीदवार उनके पास नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उनके भाई जो गीतिका शर्मा मामले में बड़े चर्चित हुए हैं पूरे देश में जी। उस सब के बावजूद उनका एक जनाधार है सिरसा में। और इसमें जाट और नॉन जाट का जो मसला है हरियाणा में, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने काफी कैश किया है, इसको उस नजरिए से भी देखना चाहिए जी। कि जो नॉन जाट वोटर गोविंद कांडा के पीछे इकट्ठा हुआ है जी, उसका भी फायदा मिला उसको। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल और अहम जवाब आपने बताया सर कि नॉन जाट वोटर्स का भी बीजेपी को फ़ायदा मिला, जिस वजह से बढ़त बन पाई। हॉर्स ट्रेडिंग का एक सवाल था, उस पर भी जिस तरीके से आप बता रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जनता लगातार आरोप लगा रहे हैं अभय चौटाला पे कि चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की गई। बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि परिवर्तन जनता चाह रही है, विकास के साथ जनता आना चाह रही है, इसलिए बीजेपी को इतने बढ़त मिली है चुनाव में। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप से इनकार कर दिया बीजेपी ने, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या हॉर्स ट्रेडिंग वाकई में हुई या फिर जनता ज़मीनी स्तर पर बदलाव चाह रही है? कोई पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग स्वीकार करती है क्या? जी। जिस पर आरोप लगता है, आज तक हिंदुस्तान की सियासत में किसी पार्टी ने ये आरोप कभी स्वीकार किया है क्या? जी बिल्कुल। लेकिन जमीन में सच्चाई है कि ये होता है। जी बिल्कुल सही बात है। मैं आपके पास आऊँगा धीरेन जी। राजेश कश्यप हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और चर्चा में उनको भी शामिल करना चाहूँगा। राजेश कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर समय निकालने के लिए। और हम आज बात कर रहे हैं इलाहाबाद के उपचुनाव की एक सीट को लेकर, और हिमाचल में जिस तरीके से मंडी की बात की जाए लोकसभा के, और 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जुब्बल, कोटखाई, फतेहपुर, और एक और सीट, 3 सीटों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनाधार उधर कांग्रेस का बढ़त, इधर कांग्रेस का पूरी तरह से जनाधार खत्म हो जाना, जमानत जब्त हो जाना। क्या हरियाणा में कांग्रेस को बात की जाए, इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे क्या ये साफ करते हैं कि कांग्रेस और ज़्यादा मेहनत करे, कि या कांग्रेस पूरी तरह से सिमट रही है अब हरियाणा से? जी सौरभ जी, आज सबसे पहले तो मैं अगर हरियाणा की बात करूं, इलाहाबाद की, तो ये शुरुआत में ही पता लग गया था कि इस वक्त हवा किस तरफ बह रही है। जी। और जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे उपचुनाव के, और फिर उसके बाद जैसे ही बीच जो अपने नाम अनाउंस किए थे प्रचार के लिए तीनों पार्टियों ने, तो उस वक्त भी हमने चर्चा की थी, और ये स्पष्ट तौर पर था, मेरा आज भी मानना है कि ये जीत जो हुई है इलाहाबाद में किसानों की है। और मुझे इस बात की खुशी हुई इसके लिए कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों को ही जीत के लिए श्रेय दिया है और उनको बधाई भी दी है। और मैं भी अपनी तरफ से बधाई दूंगा किसानों को कि ये मुख्य मुद्दा केंद्र में किसान थे, और किसानों ने अपनी आन बान और शान के लिए ही ये चुनाव अपने स्तर पर लड़ा और अपने हिसाब से ही सरकार को जवाब दिया है। तो ये जो इस वक्त हालात हो रखे हैं, ये इसलिए हो रखे हैं क्योंकि जो हरियाणा में खासकर अगर बात करूं तो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, और ये गठबंधन सरकार की जो जनता की उम्मीदों पर ये सरकार खरा नहीं उतर पा रही है, ये सोच भी नहीं पा रही है। और ये सिर्फ मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था कि सिर्फ एक किसान केंद्र में रह के बात हुई है, ये चुनाव हुए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। तो वो मुद्दे कहीं न कहीं गौण हो गए, हाशिए पर चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने अपने स्तर पर अच्छा अपना रुतबा दिखाया है। बिल्कुल। फिर इसके बाद आते कांग्रेस पर, कांग्रेस का जो आला कमान है उस तरफ से संदेश सही जा रहा है। और उसके कांग्रेस के संदर्भ में अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मैं हर बार यही बोलता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस का दूसरा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाशिए पर ले जाया जाता है, दरकिनार किया जाता है, या कि उसके हिसाब से अगर कैंडिडेट नहीं बनाया जाता तो यही असन होता है जो अभी हुआ है। अब राष्ट्रीय पटल पर देखें तो राष्ट्रीय पटल पर ये सिर्फ कांग्रेस के नजरिए से ना देखा जाए, ये एक नजरिया देखा जाए व्यापार दृष्टि से कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ था ये कांग्रेस के ही
घोटालों को, महंगाई को और इन मुद्दों को बना करके वैकल्पिक तौर पर ये बीजेपी सरकार आई थी और मोदी सरकार जो बनी थी और इसी वायदों को बनी थी। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे आम जनता को, महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा, भ्रष्टाचारों से छुटकारा मिल जाएगा, फिर नौकरियों की बाहर आ जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, इस तरीके से। तो वो सारे के सारे मुद्दे फेल हो गए हैं और ये कहीं न कहीं मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इनको अहम और वहम त्यागना चाहिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। बिल्कुल, आपके इस सवाल पर जी राजेश जी, आपके इस सवाल पर और भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ आनंद बयानी जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद जी, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई एलनाबाद में, आपका सबसे पहले रिएक्शन चाहूंगा, कांग्रेस में आखिर कांग्रेस की तरफ से कमी कहाँ रह गई? मैं कांग्रेस की कमी नहीं मांगूंगा जी, क्योंकि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, उसने बड़ी निष्ठा से अपना काम किया जी, और जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और धन बल का जो प्रयोग हुआ, खुले आम जो है देखने को मिल रहा था। और जब तक मैं प्रशासन की बात करूं, कांग्रेस के लोग प्रचार के तुरंत बाद में जो 72 घंटा का टाइम होता है, उससे पहले सभी अपने अपने स्थानों पे चले गए थे जी, और भाजपा के जितने भी नेता थे पोलिंग टाइम तक वहीं घूमते रहे। प्रशासन का नकारात्मक जो देखने को मिला, खुला रूप मिला। बाहर के जितने लोग थे, सत्ताधारी प्रशासन के या सत्ताधारी अपने मंत्री है और सभी सत्ता में रुके, तो कोई बाहर नहीं गया। 30 तारीख के बाद में ये सब गए, पोलिंग के बाद में गए। तो खुला जो रोल रहा प्रशासन का भी सत्ता पक्ष के हक में, और जो आप भाजपा जेजेपी सरकार की मैं बात करूं, मतलब खुले आम जो पैसे बांटे गए, ये उसका नतीजा है। ठीक है, क्योंकि जो साइलेंट वोटर था, जो कांग्रेस का वोट बैंक एक्चुअल में होता है, जो गरीब जनता जो वोट बैंक थी, वो कहीं ना कहीं जो है लोग के अंदर आ गई और उसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। आनंद जी, मेरे एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि एलनाबाद उपचुनाव है, क्योंकि हिमाचल में अच्छी खासी बढ़त कांग्रेस को मिली है, ये आपके लिए एक बधाई की बात है। लेकिन अगर बात हरियाणा की अगर कर ली जाए, एलनाबाद की कर ली जाए, मेरा सवाल सीधा है सर, पवन बेनीवाल ही क्यों? जब कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में चले गए थे और फिर बीजेपी से फिर वापस कांग्रेस ने बुलाया, पवन बेनीवाल के अलावा कोई और विकल्प नहीं था आपके कांग्रेस पार्टी के पास? आपका सवाल ही गलत है जी। पवन बेनीवाल कांग्रेस में कभी था ही नहीं। पवन बेनीवाल पहले INLD में था, अभय सिंह चौटाला का साथी रहा जी। उसके बाद में वो बीजेपी में गया जी, और बीजेपी छोड़ के वो कांग्रेस में आया। वो बीजेपी इसीलिए उसने छोड़ी कि 7 साल तक बीजेपी के अंदर वो गुहार करता रहा इलाहाबाद की जनता के विकास के लिए। उन्होंने ही नहीं मानी, तो चालू सरकार को छोड़ के कांग्रेस में आया। हाँ, तो वो 2 बार बीजेपी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने क्यों आखिर मौका दिया, दांव लगाया? क्या कोई और चेहरा नहीं था? कांग्रेस ने क्यों मौका दिया, ये सभी आंकलन कांग्रेस हाईकमान देखती है, सारी कैलकुलेशन करती है। पवन बेनीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं था जी। और आपने देखा कि जिस प्रकार से एक ही जनसभा में जब वो आए जी, उन्हें इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए, कान के ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा। हमारा सेकंड कैंडिडेट भरत बेनीवाल हमारा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, तो उसकी तबियत खराब होने की वजह, हो सकता है कांग्रेस हाईकमान ने सारी चीजें देखते हुए नए कैंडिडेट को मौका दिया जो आया था। और फिर उनको ये भी पता था कि इस कैंडिडेट को INLD और भाजपा के हर व्यक्ति का पता है, कौन कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है और किस प्रकार से वोट लिए जा सकते हैं। तो ये सारा आकलन कांग्रेस हाईकमान ने किया होगा और कहीं ना कहीं मतलब ये आकलन के बाद में उसको टिकट दी होगी। ठीक है, इनेलो के बाद जिस तरीके से आपकी बात ही जो सच है, और उसके बाद वो बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस जमीनी स्तर पर एलनाबाद के उपचुनाव के बाद हरियाणा में राजनीति में किस तरीके से देख रही है आने वाले समय में? क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस जो है 70% वोटों से जीतेगी और ये मान के चलो कांग्रेस की एक लहर जो है पूरे देश के अंदर चलेगी, पर देश के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी, ये मुताबिक। चलिए, फिलहाल तो जमानत जब्त हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद बयानी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस ने दावा किया कि वो जीतेगी, पवन बेनीवाल पर दांव लगाया, लेकिन जो दांव था वो पूरी तरह से विफल नजर आया। बीजेपी की बात की जाए, आरोप प्रत्यारोप चले, हॉर्स ट्रेडिंग की बात चली। हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। लगातार हम सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार INLD और बीजेपी में इस चुनाव में कांटे की टक्कर थी, लेकिन कांग्रेस ने भी दांव चला कि किसी तरीके से वापसी कर लें। आपसी मतभेद भी देखे गए। धर्मपाल जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पवन बेनीवाल का जो चुनाव किया था वो आला कमान ने किया था और हमारी तरफ से ये कुछ नहीं किया गया था, इस बात का मैं आपसे जवाब लूंगा।
लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मैं आऊँगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलाहाबाद उपचुनाव के इस दंगल को लेकर कि आखिरकार बात की जाए किस पार्टी की जीत नैतिक तौर पर मानी जाए या नैतिक तौर पर हार मानी जाए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।